दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 762 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस डिक्टेशन की सभी महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइंस और एडवांस वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके अन्य शहरों पर हमला करके न केवल अपनी हद पार करने का काम किया बल्कि अपने तानाशाही भरे रवैये का भी परिचय दिया। जब यह माना जा रहा था कि उसकी कार्यवाही पूर्वी यूक्रेन के उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी जहां रूस समर्थित अलगाववादियों की सक्रियता है, तब उसने उनसे आगे जाकर यह स्पष्ट कर दिया कि उसका इरादा यूक्रेन को तबाह करके उस पर कब्जा करना है। विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका एवं उसके नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देशों को रूस के इन इरादों के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि आज के युग में किसी भी राष्ट्र को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह इतिहास की मनमानी व्याख्या करके दूसरे देशों पर कब्जा कर ले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अड़ियल अहंकारी चीन भी एक अरसे से ऐतिहासिक तथ्यों और समझौतों को तोड़ मरोड़ कर पड़ोसी देशों को तंग करने में लगा हुआ है। अब तो इसका भी अंदेशा बढ़ गया है कि वह ताइवान में वैसी ही हरकत कर सकता है जैसी रूस ने यूक्रेन में की। चेंज। अमेरिका एवं नाटो देशों को यूक्रेन संकट के हल के लिए इसलिए और अधिक सक्रिय होना होगा क्योंकि रूस उनकी ही उस पहल से बौखलाया जिसके तहत वे यूक्रेन को इस सैन्य संगठन का सदस्य बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को रूस की चिंता को समझना चाहिए था, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि रूसी राष्ट्रपति कूटनीति के जरिए मसले का हल निकालने की गुंजाइश खत्म करके यूक्रेन पर चढ़ाई कर देते। उन्होंने यही किया और स्वतंत्र देश यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन करने के साथ ही पूरी दुनिया को एक ऐसे समय गहन संकट में डाल दिया जब वह कोरोना के घातक असर से उबर भी नहीं पाई थी। चूंकि इसके आसार कम हैं कि बेलगाम दिख रहा रूस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के डर से पीछे हट जाएगा। इसलिए
ऐसी कोई पहल की जानी चाहिए जिससे वह बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने को तैयार हो। ऐसी किसी पहल में भारत को भी भागीदार बनना होगा, क्योंकि यदि यूक्रेन संकट और गहराया तो देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष मुश्किलें पैदा होने के साथ ही चीन के दुस्साहस को भी बल मिलेगा, जो पहले से ही हमारी सीमाओं पर आक्रामक रुख अपनाए खड़ा है। भारत के समक्ष एक अन्य चुनौती यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की रक्षा की भी है। यह निराशाजनक है कि जब यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है, तब संयुक्त राष्ट्र निष्प्रभावी दिख रहा है। चेंज 6 दिन पूर्व बढ़ाया गया विकास शुल्क वापस लेने के पीछे हरियाणा सरकार भले ही कोई तर्क दे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसे लागू करने के निर्णय के पहले इस पर चिंतन मनन और इसके प्रभावों पर भी विमर्श नहीं हुआ। यदि हुआ होता तो सरकार विकास शुल्क बढ़ाती ही नहीं, यदि बढ़ाती तो वापस नहीं लेती। विकास शुल्क बढ़ाए जाने का व्यापक विरोध हो रहा था। लोग इसे वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। प्रदेश सरकार कह सकती है कि उसने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए विकास शुल्क वापस लिया है, लेकिन यह प्रश्न भी तो है कि जब विकास शुल्क लागू करने का निर्णय लिया गया तब जन भावना का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्या सरकार को लगता था कि वह जो भी निर्णय करेगी जनता उसे स्वीकार कर लेगी? यह तर्क भी अस्वीकार्य है कि विपक्ष इसे अनुचित रूप से मुद्दा बना रहा था। विपक्ष का कार्य ही सरकार को घेरना होता है। यदि आपका निर्णय जनहित में था तो आप विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम का निवारण करते, जनता को समझाते। जनता विवेकहीन नहीं है कि वह अपना हित या अहित न समझे और विपक्ष के बहकावे में आ जाए। विपक्ष तो उसे चुनावों में भी बहका रहा था, वह नहीं बहकी। उसने आप पर विश्वास किया। वास्तविकता तो यह है कि इस निर्णय को लेते समय यह ध्यान नहीं रखा गया कि अभी विकास शुल्क बढ़ाने से आसन्न नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को हानि हो सकती है। इसे सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने समझा और इसकी गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सरकार को अपने निर्णय को बदलने के लिए विवश किया। संभव है कि सरकार का निर्णय जनहित में हो, लेकिन उसे सदैव यह स्मरण रखना होगा कि कड़वी औषधि की अपेक्षा ऐसी
औषधि का उपयोग किया जाना चाहिए जो मीठी भी हो और लाभदायक भी हो, जैसे सिरप। यदि मीठी न भी हो तो कड़वी भी न हो, जैसे कैप्सूल। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।